हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डीपीटी के बारे में, यानी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। ये डिसऑर्डर क्लस्टर सी कैटेगरी में आता है और इसके मेन फीचर्स होते हैं एंजाइटी एंड फेयर। ये ऐसे इंडिविजुअल्स में पाया जाता है जो दूसरों के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते, यानी उनके अंदर एक ऐसी डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है जो उनको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि दूसरों की सपोर्ट के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे लोगों में पाई जाती है नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अकेले रहने से ये लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और दूसरों पर इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोग वो अक्सर बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हैं। अपनी बात कहने में इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती है। हर वक्त किसी का सहारा चाहिए होता है। इवन छोटा भी डिसीजन हो, इनको चाहिए होती है किसी की सपोर्ट, ताकि वो उनकी गाइडेंस से अपना डिसीजन ले सकें। ऐसे लोग अपनी ही लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं और अपना छोटे से छोटा डिसीजन लेने से पहले भी वो दूसरों से कंसल्ट करते हैं, सबको बताते हैं, सबसे परमिशन लेते हैं, स्पेशली ऐसे लोगों से जिन पे वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5 तो ये कहता है कि देयर इज़ अ परवेसिव एंड एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ that leads to submissive and clungy behavior and fear of separation beginning by early adulthood and present in variety of contexts। यानी ये डिसऑर्डर ऐसे इंडिविजुअल्स में होता है जिन्हें हर वक्त किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, यानी उनको लगता है कि वो अकेले कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते। ये ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोग सबमिसिव बन जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस नहीं लेते और दूसरों की बात में ही अपना कंफर्ट ढूंढते हैं। वो हर वक्त इमोशनली और फिज़िकली किसी ना किसी के साथ चिपके रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अकेले छोड़ दिए गए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये पैटर्न शुरू हो जाता है यूजुअली अर्ली अडल्टहुड से, और ये सिर्फ एक या दो जगहों पर नहीं देखा जाता, बल्कि लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में ऐसा बिहेवियर देखा जा सकता है, जैसे रिलेशनशिप्स, जॉब, डेली लाइफ डिसीजंस। और डायग्नोसिस के लिए नीचे दिए गए सिम्टम्स में से 5 या 5 से ज़्यादा होना लाजमी है। इनमें पहले नंबर पे आ जाता है हैज़ डिफ़िकल्टी मेकिंग एवरीडे डिसीजंस विदाउट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एडवाइस एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम अदर्स। ऐसे लोग छोटे छोटे डिसीजन लेने से पहले भी दूसरों से पूछते रहते हैं। दे कॉन्स्टेंटली नीड एडवाइस एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम अदर्स इवन फॉर सिंपल एंड डेली चॉइसेस। उनको अपने डिसीजंस पे एसच भरोसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो पूछते रहते हैं कि ये ठीक है, तुम श्योर हो, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बहुत वीक होती है। सेकंड नंबर पे आ जाता है नीड्स अदर्स टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोस्ट मेजर एरियाज ऑफ हिज और हर लाइफ। ऐसे लोगों के जो ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे कैरियर रिलेटेड, फाइनेंशियल, फैमिली, ऐसे डिसीजन भी ऐसे इंडिविजुअल्स दूसरों पे छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तुम मुझे चूज़ करवाओ, मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अच्छा, थर्ड नंबर पे आता है कि हैज़ डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट विद अदर्स बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ लॉस ऑफ सपोर्ट एंड अप्रूवल। ऐसे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये लोग, अगर इनको कोई किसी की बात बुरी लगे तो ये लोग कहते हैं कि मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा कि वो नाराज़ हो जाएगा। अपना ओपिनियन यानी ऐसे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि सामने वाला कहीं दूर ना चला जाए, कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं अपना जो सपोर्ट है वो लेकर कहीं गुम ना हो जाए। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हैज़ डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट्स आर डूइंग थिंग्स ऑन हैज़ आर हर ओन वे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे ये काम शुरू करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अकेला ना पड़ जाऊं या अकेला मैं कर नहीं पाऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ये लोग अपने गोल्स खुद शुरू नहीं कर पाते और हर टास्क, हर प्रोजेक्ट, हर एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले इनको कोई हैंड चाहिए होता है जो इनको हेल्प आउट करे। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है गोज टू एक्सेसिव लेंथ टू ऑब्टेन नर्चरेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स टू द पॉइंट ऑफ वॉलंटियरिंग टू डू थिंग्स दैट आर अनप्लेजेंट। उसने कहा मेरी जगह आज तुम ड्यूटी दे दो,
तो मैंने उसे हाँ कर दी, इवन दो मुझे बुखार था या मेरी कोई और पर्सनल कमिटमेंट थी, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया। ऐसे लोग दूसरों की कही हुई बात मान लेते हैं आसानी से, दूसरों की खुशी और सपोर्ट के लिए अपना डिस्कम्फर्ट, हार्डशिप चूज़ कर लेते हैं। 6 नंबर पे आ जाता है फील्स अनकंफर्टेबल और हेल्पलेस व्हेन अलोन बिकॉज ऑफ एग्जैजरेटेड फेयर्स ऑफ बीइंग अनएबल टू केयर फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऐसे लोगों को लगता है कि मैं अकेला कोई भी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं या हेल्पलेस फील करते हैं जब ये ऐसी किसी सिचुएशन में आ जाएं जिनमें इनके ऊपर हो सारे से डिसीजन लेना। अकेले रहने से इतना डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ये कि खुद पे भरोसा नहीं रखते और हेल्पलेसनेस फील करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक किस्म का डर होता है कि ये कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे, अपने आप को भी अच्छी तरह से, अपनी आप की भी केयर नहीं कर पाएंगे। 7th नंबर पे आ जाएगा अर्जेंटली सीक्स अनदर रिलेशनशिप एज अ सोर्स ऑफ केयर और सपोर्ट व्हेन अ क्लोज रिलेशनशिप एंड्स। जब मेरा किसी से ब्रेकअप हुआ या मेरी किसी से दोस्ती टूटी, मैंने फ़ौरन से किसी के साथ क्लोज होना शुरू कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद ये लोग फ़ौरन दूसरे रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं, दूसरा सपोर्ट सिस्टम ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये अकेले हैं तो ये अनसेफ हैं। 8 नंबर पे आ जाता है इज़ अनरियलिस्टिकली प्री ऑक्यूपाइड विद फेयर्स ऑफ बीइंग लेफ्ट टू टेकन केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर वो मुझे छोड़ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं अकेला नहीं जी पाऊँगा, मैं अकेला सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। ऐसे लोग ऐसे थॉट पैटर्न्स रखते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में हर वक्त एक किस्म का डर रहता है कि कहीं लोग मुझे छोड़ के ना चले जाएं, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। तो ये वो सारे सिम्टम्स थे जिनमें से 5 या 5 से ज़्यादा होना ज़रूरी है डायग्नोसिस के लिए। अगर मैं इन सारे सिम्टम्स को आप लोगों के लिए कंक्लूड करूं या समराइज़ करने की कोशिश करूं, ऐसे इंडिविजुअल्स हर छोटा सा डिसीजन लेने से पहले दूसरों से रीअश्योरेंस लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट एरियाज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हैं, डिसएग्रीमेंट शो नहीं कर पाते, अप्रूवल खो देने के डर से ये हमेशा एग्री रहते हैं दूसरों से, खुद से कोई काम शुरू नहीं कर पाते, कोई एक्टिविटी शुरू नहीं कर पाते, कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाते, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, दूसरों की सपोर्ट के लिए अनप्लीजेंट काम भी करने को तैयार हो जाते हैं। अकेले रहने से एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट शो होता है इनमें, इनको लगता है कि अगर हम अकेले रह गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब एक क्लोज रिलेशनशिप इनके लिए एंड हो रहा हो तो ये फ़ौरन से कोई दूसरा रिलेशनशिप ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें प्रेवलेंस की तो ये डिसऑर्डर एस्टिमेटेड 0.5 से लेके 1% तक पॉपुलेशन में देखा जाता है, और रिसर्चेस के मुताबिक वुमेन में ये डिसऑर्डर ज़्यादा डायग्नोस्ड होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, ऑल्दो कल्चरल और डायग्नोस्टिक बायसेस भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम बात करें टियोलॉजी की यानी कॉजेज़ की, तो इसका कोई एक कॉज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कॉजेज़ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग सजेस्ट किए गए हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसका कॉज हो सकते हैं, जेनेटिकल प्री डिस्पोजिशन हो सकता है, स्पेशली अगर फैमिली में एंजाइटी या डिपेंडेंसी ट्रेड्स हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड आ सकता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी बचपन में ओवर प्रोटेक्टिव या कंट्रोलिंग पेरेंट्स का होना, लो सेल्फ एस्टीम का होना, या लर्नड हेल्पलेसनेस, ये फीलिंग्स के मैं खुद से कुछ नहीं कर पाता, ऐसे लोगों में ये डिसऑर्डर देखा जाता है। अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो अर्ली लॉस ऑफ पेरेंट या निगलेक्ट या चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन क्रिएट डिपेंडेंसी। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो डीपीडी को कुछ डिसऑर्डर्स के साथ कंफ्यूज किया जाता है, और डायग्नोसिस देने से पहले उन डिसऑर्डर्स के साथ इसको कंपेयर करके डिफरेंशिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले नंबर पे आ जाता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो दूर भागते हैं, डिपेंडेंट वाले उनसे चिपक जाते हैं, ठीक है। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दोनों में फेयर ऑफ अबॉन्डमेंट होता है, लेकिन बॉर्डरलाइन में इम्पल्सिविटी और अनस्टेबल मूड ज़्यादा होता है, जो कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऐसा देखा नहीं जाता। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अटेंशन सीकिंग के लिए ड्रामा करते हैं लोग, डिपेंडेंट, साइलेंट और सबमिसिव रहती है, ऐसा इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती जितनी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होती है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिपेंडेंट बिहेवियर सिर्फ डिप्रेस्ड मूड तक लिमिटेड होती है, नॉट लाइफ लॉन्ग, लेकिन डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये ट्रेड होता है। इसके अलावा लास्ट आ जाता है सेपरेशन एंजाइटी, ये मेनली चाइल्डहुड डिसऑर्डर है और इसका जो पैटर्न है वो डीपीटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है।
अब यहाँ पर हमारा डीपीटी यानी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ख़त्म होता है और रिमेंबर नीडिंग सपोर्ट इज़ इन रॉन्ग बट एक्सट्रीम डिपेंडेंस कैन अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ।